Hello friends, welcome back to session 6 of our chapter Consumer Behavior. ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारे टॉपिक हमने अभी तक कवर किए। आज वाले सेशन में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। So this is one of the most modern way of analyzing consumer behavior, or compared to utility analysis, this is said to be the better approach. तो लिखते हैं इसमें क्या है, indifference curve approach, popularly known as ordinal utility analysis, for determining the position of consumers behavior is considered better than cardinal utility approach। देखो यहाँ साफ साफ लिख दिया कि इसे कार्डिनल से बेटर माना जाता है। According to this approach, utility cannot be measured cardinally। तो ये हम लोग के लिए एक बहुत की पॉइंट है कि इस अप्रोच में सबसे पहले ही कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का जो सबसे पहला या सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन था उसे खारिज कर दिया। उन्होंने अज्यूम किया था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, यूटिलिटी को हम कार्डिनली यानी नंबर वाइज हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, और क्वांटिफाई करने के लिए मनी इज आवर मेजरिंग रॉड, ऐसा उन्होंने कहा। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया दैट अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों कहा, इनका लॉजिक क्या है ऐसा बोलने से पीछे। तो बता रहे हैं बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। बोला है कि यूटिलिटी जो है वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है, इसीलिए हम उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते। Therefore, Hicks presented an alternative approach which is known as indifference curve approach. Before we explain consumer equilibrium through indifference curve approach, we should first understand its basic assumption. तो ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का अपना assumption था, और यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ने भी अपने हिसाब से कुछ assumptions लिए हैं। तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या assumptions लिए हैं। तो पहला बेसिक assumption क्या क्या है, The indifference curve analysis is built upon the following assumption। क्या क्या है, नंबर वन, two goods। It is assumed that consumer buys only two goods। तो सबसे पहला assumption जो है कि यहाँ पर समझाने के लिए, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को समझाने के लिए वो लोग assume कर रहे हैं कि कंज्यूमर दो ही प्रोडक्ट लेता है, एंड ही हैव टू डिसाइड इन व्हाट कॉम्बिनेशन उसे वो दो प्रोडक्ट खरीदने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ क्रिटिसिज्म है। तो बाद में ये वाले एजम्पशन को क्रिटिसाइज किया जाएगा, बोलेगा ऐसा तो है नहीं कि कंज्यूमर दो ही प्रोडक्ट लेता है, कंज्यूमर बाइज मोर देन टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, दिस assumption is made because a graph has only two axes। तो बोल रहा है, उन्होंने जस्टिफाई किया है कि हम और भी assumption ले सकते थे, हम टू ही प्रोडक्ट्स क्यों लिए, हमने टू गुड्स ही क्यों लिया, क्योंकि ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वहां पर हमारे पास सिर्फ टू एक्सेस होता है, इसीलिए हम लोग दो प्रोडक्ट को अज्यूम कर रहे हैं। Therefore, only two goods can be represented, one on each axis. However, this assumption of two goods does not make the analysis unrealistic। पर वो बोल रहे हैं कि हमने टू गुड्स को अज्यूम किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दो गुड्स के लेने की वजह से हमारा अजम्पशन या हमारा जो पूरा ओवरऑल जो एनालिसिस है वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। नहीं, जो लॉजिक दो गुड्स पे काम करता है वही लॉजिक मोर देन टू गुड्स पे भी काम करेगा। For example, we can take two groups of goods such as food items and non-food items of consumption. Next, rationality. Like Marshall's utility analysis, indifference curve analysis also assumes consumers' rationality। तो ये assumption दोनों में common है, दोनों ये मानते हैं कि हम जो ये थ्योरी बनाए हैं, we are talking of rational consumers। जो लोग एडिक्टेड है, जो लोग हैबिचुअल है किसी प्रोडक्ट के, ऐसे कंज्यूमर्स का हम बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर्स हु वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी और हु वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर सैटिस्फैक्शन विद इन देयर गिवन इनकम। ऐसे कस्टमर्स का या ऐसे कंज्यूमर्स का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। According to Hicks, consumer acts rationally
and aims at maximization of utility. Given his income मतलब जो मैंने बताया, अपने बजट के अंदर जो भी इंसान है वो अपने बजट के अंदर रह के अपने आउटपुट को या अपने यूटिलिटी को, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ठीक है, within his given income and market price of the commodity. It is assumed that consumer has full knowledge of all the relevant information. तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि कंज्यूमर को सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का कंप्लीट नॉलेज है, ही हैज फुल नॉलेज ऑफ ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट थर्ड, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल. तो ये तो थ्योरी ही assumption पे बेस्ड है कि यूटिलिटी इज नॉट कार्डिनल, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल. अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था व्हाट इज कार्डिनल एंड व्हाट इज ऑर्डिनल. कार्डिनल होता है जहां पर हम मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, 1 2 3 ऐसे करके. ऑर्डिनल होता है जहां पर हम क्वांटिफाई नहीं करते हैं, हम उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से बात करते हैं. तो ऑर्डिनल में क्या होता है, रैंकिंग सिस्टम होता है, वहां पर क्वांटिफाइंग सिस्टम नहीं होता. Indifference curve analysis has abandoned the concept of cardinal utility and instead has adopted the concept of ordinal utility. According to this analysis, utility is a psychological entity and psych entity and therefore cannot be measured in cardinal terms. तो ये याद रखना कि वो किस बेसिस पे अपने इस एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं, जहां पर वो बोल रहे हैं कि नो इट इज नॉट कार्डिनल इट इज ऑर्डिनल, वो किस बेसिस पे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, द assumption of ordinal utility is quite reasonable and realistic. The ordinal utility implies that, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब हम लोग जब आंसर लिखेंगे ना तो ये सब चीज हम लोग के आंसर में होना चाहिए कि ऑर्डिनल यूटिलिटी को क्यों मतलब इम्प्लाई किस लॉजिक से करता है, कार्डिनल को उन्होंने जो खारिज किया किस लॉजिक पे खारिज किया, तो ये सारा हमारा आंसर में होना चाहिए. द ऑर्डिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज दैट द कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ सिंपली कंपेयरिंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी इम्प्लाई क्या करता है, वो ये बोलता है कि कंज्यूमर किसी भी चीज के सेटिस्फैक्शन को कंपेयर कर सकता है, उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकता. अगर मुझे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दो चीज दिया जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे ए ज्यादा पसंद है या बी ज्यादा पसंद है, बट मैं ये क्वांटिफाई नहीं कर सकता हूँ कि ए कंज्यूम करके मुझे क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बी कंज्यूम करके मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ये चीज प्रैक्टिकली बताना पॉसिबल नहीं है. ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं जो कि ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट है, यानी जो लोग मानते हैं कि यूटिलिटी इज ऑर्डिनल एंड नॉट कार्डिनल, उनका ऐसा बोलना है. He is capable of judging whether the satisfaction obtained from a good or a combination of goods is equal to, lower than, or higher than another. In other words, the consumer can rank his preference like first, second, third. देखो जैसे मैंने बताया ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंकिंग करना, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि कंज्यूमर रैंकिंग कर सकता है, कंज्यूमर उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता. नेक्स्ट, प्रेफरेंस आर ट्रांजिटिव. This assumption implies that if a consumer prefers bundle A to bundle B and prefers bundle B to bundle C, then automatically he prefers A to C. यानी अगर मुझे 3 गुड दिया है A, B और C, मुझे अगर A ज्यादा पसंद है compared to B, if A is greater than B, मैथ्स की भाषा में बात करें, if A gives me greater satisfaction than B and B gives me greater satisfaction than C, then automatically A is greater than C, यानी A gives me greater satisfaction than C. इसी लॉ को मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव थ्योरी. तो वही बोल रहा है प्रेफरेंसेस आर ट्रांजिटिव. Monotonic preference. Monotonic preference means that a rational consumer prefers more of a commodity. यानी बोल रहा है कोई भी रैशनल कंज्यूमर जो है वो ऑलवेज प्रीफर करता है मोर कंपेयर टू लेस. अगर मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि 5 यूनिट्स ऑफ ए लो और 4 यूनिट्स ऑफ बी लो, ठीक है, ये मेरे बजट के अंदर है, और दूसरा ऑप्शन है कि 3 यूनिट्स ऑफ ए लो 2 यूनिट्स ऑफ बी लो, तो ऑब्वियसली अगर ये 5 और 4 वाला कॉम्बिनेशन मेरे बजट में है तो आई विल ऑलवेज प्रीफर 5 एंड 4. व्हाई विल आई गो फॉर 3 एंड 2? तो वही बोल रहा है कि कोई भी रैशनल कंज्यूमर जो है ही प्रीफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी. It implies that
as consumption increases total utility also increases, यानी जितना consumption increase होता है total utility उनका यानी कोई भी consumer का बढ़ने लगता है. For example, a consumer's preference are monotonic only when between any two bundles he prefers the bundle which has more of at least one of the goods and not less of the other goods as compared to the other one. यानी बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर 5 और 4 पहले मेरे को मिला करता था, अब अगर मुझे 6 और 4 का ऑप्शन मिल रहा है यानी बी को घटाए बिना अगर मैं ए को बढ़ा सकता हूं तो ऑब्वियसली आई विल लाइक 6,4, है ना. पहला ऑप्शन क्या था 5,4. अब दूसरा ऑप्शन अगर मेरे पास 6,4 का यानी बी को मैंने घटाया नहीं बट ए को अगर मैं बढ़ा सकता हूँ बी को घटाए बिना, बी को बिना घटाए अगर मैं ए को बढ़ा सकता हूँ तो आई विल ऑलवेज प्रिफर दिस सेकंड कॉम्बिनेशन वेयर आई गेट मोर ऑफ एन ए, जहां मुझे ए ज्यादा मिल रहा है. क्लियर. तो ये सारे assumption पे बेस्ड. अब हम लोग समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या है और उसके प्रॉपर्टीज क्या है. मीनिंग, वी मेक a numerical example to understand the meaning of indifference curve. अब यहाँ पर देखते हैं बंडल बोल रहा है, बंडल यानी बेसिकली यहाँ पर बोलना चाह रहा है कॉम्बिनेशन. तो पहला कॉम्बिनेशन में मुझे 1x और 10y मिल रहा है, दूसरा में मुझे 2x एंड 7y मिल रहा है. अब इसका इंपॉर्टेंस समझो, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे पूरा आगे चल के थ्योरी बेस्ड. यानी अगर मुझे एक x लेना है, if I want to increase my x to from 1 unit, I have to sacrifice y by 3 units. इसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y. यानी x को पाने के लिए मुझे कितना y सैक्रिफाइस करना होगा. तो x को पाने के लिए मुझे मतलब 1 यूनिट ऑफ x को पाने के लिए मुझे 3 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अगेन अगर मैं x को 2 से 3 पे ले जाऊं तो फिर मुझे एक x पाने के लिए कितना y सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है 2 यूनिट्स ऑफ y. यानी जो सैक्रिफाइसिंग है मेरा वो कम हो गया. पहले 3 सैक्रिफाइस किए, अब मुझे 2 सैक्रिफाइस करना है. फिर मैं एक और x को लेना चाहता हूं तो मैं कितना y सैक्रिफाइस कर रहा हूं 1. तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे मेरा x का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है मेरा y का सैक्रिफाइस हो रहा है बट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज लेस. तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एमआरएस का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और क्योंकि ये गिरते जा रहा है हम लोग इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. अब आता है कि हाउ या क्यों ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों है. क्योंकि देखो पहले जब मैं 1 यूनिट ऑफ x से 2 पे जाना चाह रहा था तो उस समय मुझे जो x से सेटिस्फेक्शन मिल रहा था दैट वाज क्वाइट हाई, राइट. तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग x का 1 यूनिट बढ़ाते हैं ना तो पहले मैं 1 यूनिट ऑफ x के लिए 3 यूनिट्स क्यों सैक्रिफाइस कर रहा था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 मिल रहा, मतलब इक्विवेलेंट टू 3 यूनिट्स ऑफ y मिल रहा. फिर जैसे जैसे मैं x का कंजम्पशन बढ़ाते जाऊंगा मेरा जो x का मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होगा. वी नो दैट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है. तो x का मार्जिनल यूटिलिटी मेरा कम होगा. तो क्योंकि मेरा x का मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा तो मैं y भी कम सैक्रिफाइस करना चाहूंगा. पहले मेरा x का मार्जिनल यूटिलिटी कितना था यहाँ पर, दैट वाज इक्विवेलेंट टू 3 यूनिट्स ऑफ y. अब जब मैं 2 से 3 पे जा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि 3 यूनिट से जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 यूनिट्स ऑफ y. तो मैं सिर्फ y का 2 यूनिट सैक्रिफाइस करूंगा इस बार, 3 यूनिट सैक्रिफाइस नहीं करूंगा. आई विल सैक्रिफाइस ओनली 2 यूनिट्स. अब जब 3 से मैं 4 पे जाना चाहूंगा तो 4th यूनिट मुझे जो सेटिस्फेक्शन देगा या मार्जिनल यूटिलिटी देगा वो और भी कम होगा. और अब मुझे लग रहा है कि 4th यूनिट विल गिव मी द सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट ऑफ y. तो मैं सिर्फ y का 1 यूनिट सैक्रिफाइस करूंगा और शायद इस पॉइंट पे आने के बाद मैं और फर्दर x लेना ही ना चाहूं, क्योंकि अब अगर मैं चाहूं 4th से 5th यूनिट पे जाना चाहूं सपोज,
तो फिफ्थ यूनिट हो सकता है मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी देगा वो 0 होगा, ठीक है। तो फिफ्थ यूनिट से कुछ मिला नहीं और मेरे को शायद मैं y को सेक्रीफाइस ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है यानी इक्विवेलेंट टू 0 यूनिट्स ऑफ y, तो आई विल नॉट सेक्रीफाइस y, आई विल नॉट गो टू पॉइंट 5, so I will stop at point where I am getting 4 units of x and 4 units of y. क्लियर समझ में है किस तरह से ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच काम करता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है समझते हैं। According to monotonic preference, a consumer gets more satisfaction from more quantity of a commodity compared to less of it. ये तो हम लोग को पता है कि जितना ज्यादा मिलेगा उतना सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। I am talking about total utility and not marginal utility. For example, consider a combination of two goods x and y. So if I am getting 2 units of x and 2 units of y as a combination, the combination has more of both goods as compared to 1 unit of x and 1 unit of y. So the consumer prefers combination 2x plus 2y as compared to 1x plus 1y. Also, when compared with combination 2x plus 1y, he prefers 2x plus 2y, क्योंकि x उसको sacrifice करना नहीं पड़ रहा है and he is getting 1 unit more of y. So if without sacrificing x, he is getting 1 unit of y more, that is better for him, as it has more y and equal amount of x. Similarly, compared to 1x plus 2y, I always prefer 2x plus 2y, क्योंकि यहाँ पर y को sacrifice y को sacrifice किए बिना I am getting same unit of y, I am getting more of an x. So I will always prefer 2x plus 2y, as it has more of x good and equal amount of y good. Preference of this kind is called monotonic preference. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। Let that two goods be x and y. Suppose consumer is in a position to make different combination of two goods so that each combination gives him equal satisfaction. यानी कंज्यूमर क्या चाहता है? x और y के कंजम्पशन में वो वेरियस कॉम्बिनेशन हासिल करना चाहता है जो उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन दे। These combinations are shown in figure 4.6. तो ये टेबल में हम लोग फिगर में क्या देख सकते हैं? ये कर्व है और इस कर्व में A, B, C, D ऐसे 4 पॉइंट्स हैं एंड ये चारों पॉइंट उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। यानी एक कॉम्बिनेशन है 10y एंड 2x, y का कितना 10y प्लस 2x, ये एक कॉम्बिनेशन है। यानी मैं 10 यूनिट ऑफ y खरीदूंगा और 2 यूनिट्स ऑफ x खरीदूंगा, या फिर आई विल गो फॉर से 7 यूनिट्स ऑफ y and 3 units of x, or I will go for 4 units of y, ठीक है, and 4 units of x, or I will go for 2 units of y and 5 units of x. तो मैं किसी भी कॉम्बिनेशन में जाऊं, यहां पर ये कर्व बोल रहा है that you are getting same level of satisfaction. इसीलिए इस कर्व का नाम क्या है? इस कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, ठीक है। The table showing these combination is called indifference curve, ठीक है। जो टेबल होता है, टेबल को हम बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल, पर ये टेबल नहीं है, ये कर्व है। तो इस कर्व को हम लोग इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। Therefore, indifference schedule can be defined as a schedule that shows various combination of two goods that give the consumer same level of satisfaction. So define indifference schedule. तो अगर पूछेगा तो ये लिखेंगे, indifference schedule क्या है? Can be defined as a schedule that shows various combination of two goods that give consumer same level of satisfaction. When indifference schedule showing different combination of two goods are plotted on a graph, तो जब इसी indifference schedule को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तब हम लोग ऑब्टेन करते हैं इंडिफरेंस कर्व। जैसा मैंने बताया, ये क्या है? ये इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, तो नेक्स्ट टाइम से आईसी दिखे तो कंफ्यूज मत होना, इट इज इंडिफरेंस कर्व। IC is an indifference curve and combination ABCD located on the curve provide equal satisfaction to the consumer. Thus, an indifference curve is a locus. तो ये आएगा define indifference curve, very important, please mark, इसको याद करना है।
Indifference curve is the locus of points indicating different combination of two goods. तो indifference curve क्या है? It is a locus of points indicating different combination of two goods from which the consumer obtains same level of satisfaction. So indifference curve is the locus of points. Locus of points यानी बहुत सारे points को जोड़ के ये curve बनता है. कहां से बनता है? बहुत सारे points को जोड़ के ये curve बनता है. इसीलिए बोलते हैं it is a locus of points. क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. तो ये जो पॉइंट्स है व्हाट आर दे इंडिकेटिंग? दे आर इंडिकेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. किस चीज का? ऑफ टू गुड्स फ्रॉम व्हिच द कंज्यूमर ऑब्टेन सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन. All combinations like A, B, C and D provide same level of satisfaction and hence are known as indifference set. तो ये जो पॉइंट A, B, C, D है ये सब कोई सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसे इंडिफरेंस सेट भी बोलते हैं. इंडिफरेंस कर्व इंप्लाइज टू थिंग्स. तो इंडिफरेंस कर्व हमें दो चीज बताता है. फर्स्ट, if the quantity of one good is increased, the quantity of other good must be reduced. यानी एक चीज बढ़ाना है, अगर आपको x का कंजम्पशन बढ़ाना है तो आपको y का कंजम्पशन घटाना पड़ेगा. You will have to sacrifice y for increasing the consumption of x. ठीक है? For example, when a consumer moves from combination A to B, the quantity of x increases by 1 unit while that of y decreases. It is necessary to obtain the same level of satisfaction. If quantity of x is increased without decreasing the quantity of y, the consumer will have more goods, which means more utility. अगर कंज्यूमर का x बढ़ जाए और y घटे नहीं तो उसको टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल जाएगा. बट हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग ऑफ इनडिफरेंट पॉइंट जहां पर टोटल सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम. इट इज नॉट इंक्रीजिंग, नीदर इट इज डिक्रीजिंग. तो अगर हमें टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रखना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है, तो अगर हम x का कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं तो हमें y के कंजम्पशन को घटाना हो. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग. नंबर 2, सेकंड थिंग वो क्या इंप्लाई करता है? Second, as the quantity of goods increases, the quantity of other goods decreases at a diminishing rate. ठीक है, मैंने समझाया था डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो जब मैं x को बढ़ाता हूं तो मैं y को घटाता हूं, बट y को जो मैं सैक्रिफाइस करता हूं वो सैक्रिफाइसिंग का रेट जो है डिमिनिशिंग. पहले मैं 3 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस कर रहा था, फिर 2, फिर 1. इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जांपल, एज कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन A to B, he is prepared to give up 3 units of y to get 1 unit of x. In other words, 3 units of y is the price of for a consumer is willing to pay for 1 unit of x. This price is technically called marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution thus can be defined as the amount of good y sacrificed to obtain an additional unit of good x without affecting the total satisfaction या without affecting the level of satisfaction. तो define करने आएगा what is marginal rate of substitution. तो ये याद रखो. ठीक है? Now when the consumer moves from B to C, he is willing to give up only 2 units of y for 1 unit of x. तो पहले वो 3 units of y sacrifice करने के लिए रेडी था, अब वो सिर्फ 2 units of y sacrifice करने के लिए रेडी है. This means that marginal rate of substitution diminishes. So diminishing marginal rate of substitution is a basic concept of indifference curve analysis. ठीक है? Is it clear? अब आता है marginal rate of substitution कैलकुलेट कैसे करते हैं. एकदम सिंपल है. चेंज इन गुड y ड्यू टू चेंज इन गुड x. तो अगर मैं 1 यूनिट ऑफ x को पाने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3 है. अगर मैं 1 यूनिट ऑफ x को पाने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 है. तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इंडिफरेंस मैप. We can draw many indifference curves showing different levels of satisfaction. तो जिस तरह से हमने एक कर्व बनाया इंडिफरेंस कर्व का, हम इस तरह से बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं showing different levels of satisfaction. यानी मान लो ये पॉइंट A है, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट दूसरे कर्व में आउटसाइड कर्व.
तो यहाँ पर आई विल गेट मोर, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसमें मुझे इतना y और इतना x मिलेगा। इफ आई गो फॉर दिस, तो यहाँ पर मुझे y भले ही सेम मिले बट आई एम गेटिंग मोर ऑफ एन x। ठीक है, तो हायर द इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर जाते जाएगा उतना मेरा टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाएगा, यानी हायर द कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। और लोअर द कर्व, अगर मैं यहाँ से मान लो मैं यहाँ पर पीछे की तरफ शिफ्ट होता हूँ तो मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, यानी डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व जो है दिस इज गिविंग मी टोटल यूटिलिटी। तो अगर यहाँ पर मेरा 100 यूटिलिटी है, यहाँ पर से 200 है, यहाँ पर से 300 है, यहाँ पर 400 है, तो टोटल यूटिलिटी इस तरह से बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो ये जो इंटायर ग्राफ है जहां पर 2 या 3 या 4 इंडिफरेंस कर्व बने हुए हैं इसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। each indifference curve has one level of satisfaction along the curve. Like this, another indifference curve represents another level of satisfaction. The consumer preference can be represented by a family of indifference curve which is called indifference map. तो consumer का जो preference है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ऐसे 2 3 4 कर्व बना के, जिसको हम फाइनली इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। एंड इंडिफरेंस मैप शोज ऑल पॉसिबल डिफरेंट कर्व्स व्हिच द कंज्यूमर हैज। दीस कर्व्स रैंक द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। और ये कर्व क्या करता है? ये रैंक करता है कंज्यूमर के प्रेफरेंस को। बंडल्स या फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स लाइंग ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व yield higher level of satisfaction and are preferred। यानी जितना कर्व हायर जाएगा उतना मेरा टोटल उस कॉम्बिनेशन से जो टोटल सेटिस्फेक्शन है इट विल प्रोवाइड मी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऑन द अदर हैंड बंडल्स ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व yield lower utility। यानी जो लोअर इंडिफरेंस कर्व में जो हमारा कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो कॉम्बिनेशन मुझे लोअर यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो यानी हायर द इंडिफरेंस कर्व higher the level of satisfaction, lower the indifference curve, lower the level of satisfaction। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो वैसे तो मैंने समझा दिया है, इसे मैं पूरा एक एक लाइन रीड नहीं करूंगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो बात करेंगे, वरना वी ऑल नो। तो पहला प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्वेश्चन आता है व्हाई डज इट स्लोप डाउनवर्ड, यानी इंडिफरेंस कर्व जब हम बनाते हैं तो ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? इसका सिंपल सा रीजन है बिकॉज वी फॉलो डिमिनिशिंग, देयर इज अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब है एक चीज का कॉम्बिनेशन, अगर आप x का क्वांटिटी बढ़ाना चाहोगे तो उसको बढ़ाने के लिए आपको y को कम करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज x you will have to reduce y, and that is the reason कि वो downward sloping होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, बोला इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आता है। कन्वेक्स का रीजन क्या है? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जैसे इस तरह से जा रहा है तो बोल रहा है ये कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है? सर इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा ऐसे हो सकता है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है पर ये कनकेव टू ओरिजिन है। ये क्या है? कनकेव, और ये है कन्वेक्स। ठीक है, तो कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, कनकेव क्यों नहीं? ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है क्योंकि हम लोग जो बोल रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, इस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग। पर वो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग है, और क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इस वजह से ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है, दिस assumption about the shape of indifference curve is based on the principle of diminishing marginal rate of substitution। ठीक है, बोला consider a figure 4.8, different bundles of A, B, C, D, E are marked on the given indifference curve IC1। It implies that for a successive unit increase in quantity of commodity X, X का 1 बढ़ा रहे हैं, फिर 1 बढ़ा रहे हैं, फिर 1 बढ़ा है, पर Y का सैक्रिफाइस देखो, पहले ज्यादा सैक्रिफाइस हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हो गया। It implies that for successive unit increase in quantity of X, the quantity of commodity Y which the consumer is ready to give up goes on falling। A convex curve in the figure clearly shows that
A convex curve in the figure clearly shows that marginal rate of substitution is diminishing when consumer moves from bundle A to bundle B. He is willing to give up Y1, Y2 amount of Y commodity to have identical units of X. तो ये चीज ऑलरेडी हम लोग का समझा हुआ। अब आ रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो ये भी मैंने समझा दिया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना जैसे जैसे हम ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए, वो एडिशनल यूनिट के लिए जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लगता है, एंड इसीलिए जो सैक्रिफाइस हम करना चाहते हैं वो भी कम होने लगता है। So there are two reasons for DMI. First, marginal utility of goods X goes on falling with every increase in its quantity. Therefore, consumer will be prepared to sacrifice lesser and lesser quantity of Y. So that is the first reason. Second reason, as quantity of X increases, quantity of Y decreases. तो X का जैसे जैसे quantity हम बढ़ा रहे हैं तो marginal utility of X is falling. But since we are decreasing Y, marginal utility of Y is increasing. ठीक है? So marginal utility of Y is increasing. Hence the consumer will be prepared to sacrifice lesser and lesser unit of Y to get successive unit of X. तो दो कारण है, एक जैसे जैसे हम X का क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं X का मार्जिनल यूटिलिटी डाउन हो रहा है और Y का मार्जिनल यूटिलिटी अप हो रहा है, तो इसीलिए जो Y का सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं वो कम होते चला। पॉइंट नंबर 3, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना हम हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे तो मेरा जो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई होगा उसमें आई विल गेट मोर ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई, ठीक है, या फिर सेम एक्स एंड मोर वाई, या फिर सेम वाई और मोर एक्स, जो भी है एक चीज तो हम लोग का कम से कम बढ़ेगा, और जितना मेरा कंजम्पशन बढ़ता है उतना मेरा टोटल यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है, इसलिए हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मी higher utility. Next, indifference curve cannot cross each other. This is again very important point कि indifference curve कभी भी एक दूसरा को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसको ध्यान से समझना ऐसा क्यों। This follows from the transitivity and more is better. तो हम लोग ने दो थ्योरी लिया है, एक transitivity और एक more is better। यानी transitivity में क्या था, if A is greater than B and B is greater than C, then obviously A is greater than C। और दूसरा था कि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे उतना मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। The proof is simple. Let two indifference curve IC1 and IC2 intersect each other at point A. तो मान लो कि अगर दो कर्व है और दोनों एक दूसरा को यहाँ पर पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो हम लोग को क्या पता चल रहा है, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, C is greater than B, ठीक है, यहाँ पर ये पता चल रहा है। अगर मैं ये पॉइंट A से कंपेयर करूं तो आई कैन से दैट A इज इक्वल टू B, और फिर ये वाले कर्व कंपेयर करूं, ये वाला ये पोर्शन को, तो आई विल गेट दैट C and A आर इन सेम लाइन, तो आई कैन से दैट A इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू B है, यहाँ पर A इज इक्वल टू C है, बट ऊपर में अगर देखते हैं तो C इज ग्रेटर देन B। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? तो if अगर A is equal to B and A is equal to C, then transitivity theory क्या बोल रहा है, A B should be equal to C, but यहाँ क्या दिख रहा है, C is greater than B, which is not possible। तो वही यहाँ पर समझा रहा है, चलो एक बार बुक से रीड कर लेते हैं। Let the two indifference curve IC1 and IC2 intersect each other at point A as shown in figure 4.10. Bundles A and C lie on indifference curve IC1, hence seems to provide same level of satisfaction. So A is equal to C. Similarly, bundles A and B lie on another indifference curve IC2, then A is equal to B. तो यहाँ पर A और B अगर सेम लाइन पे है, then by transitivity bundles B and C should provide same satisfaction, क्योंकि यहाँ पर A is equal to B हो गया और यहाँ पर A is equal to C था, so B and C should be equal. But this is not so. Bundle C is better than bundle B as it has more of both the commodities, hence indifference curve cannot intersect each other. तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एज इट इज क्वेश्चन बन के आ जाता है, why can't two indifference curve cross each other, ठीक है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है, तो वहां पर फिर हमें ये वाला इस तरह से एक्सप्लेनेशन देना।
So this was all about indifference curve. हमने समझा इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसमें हमने क्या-क्या assumptions लिए हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के लिए, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम बजट लाइन और समझेंगे बजट लाइन क्या होता है और किस तरह से इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में कंबाइन होकर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचे। क्लियर? तो आज का सेशन यही रैप अप करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय बाय।